स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, कल हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था। और महमूद गजनवी जो था किस वंश का था? तुर्की वंश का था। किस वंश का था? तुर्की वंश का था। इससे पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था। मोहम्मद बिन कासिम जो था अरब क्षेत्र का था। कहाँ का था? अरब क्षेत्र का। दोनों के आक्रमणों के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, दोनों ने भारत पे आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। हमने देखा था कि दाहिर से उसका युद्ध हुआ था, राहुल का युद्ध हुआ था, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया था। उससे पहले उसके पिता सुबुद्दीन ने भी किया था, लेकिन महमूद गजनवी ने भारत में 17 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। अब आक्रमण तो उससे पहले भी हो रहे थे, लेकिन आज जिन आक्रमणों के बारे में हम पढ़ेंगे वो थोड़े उनसे डिफरेंट है, थोड़े उनसे अलग है। वो अलग कैसे है कि जो पहले के आक्रमण थे, जो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के थे, उनके उद्देश्य अलग थे। और आज जिनके आक्रमणों के बारे में हम पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी। किसके बारे में? मोहम्मद गोरी। उनमें थोड़ा अंतर है, उनमें थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी जो आक्रमण किया था, उनमें या तो इस्लाम का प्रसार उनका उद्देश्य था, या फिर लूटपाट करना उद्देश्य था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर थोड़ा अधिकार किया था उस समय के लिए, और उससे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और महमूद गजनवी ने जो भारत में 17 आक्रमण किए थे, उनका मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना था, साम्राज्य विस्तार नहीं करना था। लेकिन मोहम्मद गोरी ने जो भारत पे आक्रमण किया था, उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य विस्तार करना था। क्या था? भारत को स्थायी रूप से जीतना था, भारत पर साम्राज्य विस्तार करना था। इसी मंशा के साथ उसने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो इनके बीच में जो अंतर है वो पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि मोहम्मद गोरी जो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो था कौन, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी। तो मोहम्मद गोरी जो है आपके गौर का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? गौर का रहने वाला था। और ये जो गौर है ये कहां पर है? अफगानिस्तान में। कहां पर है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में काबुल और हेरात जो क्षेत्र है, काबुल और हेरात का जो क्षेत्र है उनके बीच में है। काबुल और हेरात के बीच में जो है ये गौर स्थित है। ठीक है, गौर एक स्वतंत्र राज्य था शुरुआत में, है ना। और इसकी स्थापना जो है किसने की थी? गौर के राज्य की संसद ने। किसने की थी? संसद ने इसकी राज्य की स्थापना की थी। और इस कारण से इस वंश को संसबनी वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसबनी वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है किसने की थी? संसद ने की थी। किसने की थी? संसद ने की थी। ठीक है, अब इसकी स्थापना हो गई, है ना, और काफी समय से चलता रहा। लेकिन बाद में जब 10वीं शताब्दी में गजनी साम्राज्य का उदय हुआ, है ना, सुबुद्दीन और महमूद गजनवी, तो उन्होंने क्या किया? 1009 में जो है इस गौर साम्राज्य पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार गौर का जो स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। पहले तो ये स्वतंत्र था, संसद ने स्थापना की थी, लेकिन 1009 में जो है महमूद गजनवी ने जो है इसके ऊपर अधिकार कर लिया और ये गजनी साम्राज्य का अंग हो गया। किसका अंग हो गया? गजनी साम्राज्य का क्या हो गया? अंग हो गया। ठीक है, और जब तक महमूद गजनवी जीवित रहा, तब तक ये इसका अंग बना रहा। किसका? गजनी साम्राज्य का। ठीक है, लेकिन जब महमूद गजनवी की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद वापस जो है गौर के लोग विद्रोह करने लगे, और ये विद्रोह काफी सालों तक चलते रहे। लगभग 150 सालों तक जो है ये विद्रोह चलते रहे, है ना। अंत में एक जो गौर का व्यक्ति था, है ना, उसका नाम था शिहाबुद्दीन। क्या नाम था उसका? सॉरी, गयासुद्दीन। क्या नाम था? गयासुद्दीन। क्या नाम था? गयासुद्दीन। शिहाबुद्दीन के बारे में भी पढ़ेंगे हम। हाँ, शिहाबुद्दीन और गयासुद्दीन, है ना, ये दो भाई थे, है ना, गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन ने जो है आपके 1173 में, कब? 1173 में जो है क्या किया? गयासुद्दीन गोरी था ये, ना, गयासुद्दीन गोरी और ये शिहाबुद्दीन गोरी। ये गयासुद्दीन गोरी और ये शिहाबुद्दीन गोरी, ये दोनों भाई थे, है ना। ये बड़ा भाई था, ये छोटा भाई था। ठीक है, गयासुद्दीन गोरी ने क्या किया? 1173 में आपके
ये गजनी से स्वतंत्र हो गया, गजनी से स्वतंत्र हो गया, है ना, 1173 ईस्वी में, ठीक है। और गजनी पर अधिकार कर लिया, अपने राज्य को स्वतंत्र करवा लिया और गजनी पर अधिकार कर लिया। किसने? गयासुद्दीन गोरी ने, गयासुद्दीन गोरी ने। उसने इस राज्य पर अधिकार करके फिर जो ये गजनी का राज्य था, गजनी का राज्य था, उसका गवर्नर बना दिया सियामुद्दीन गोरी को। किसको बना दिया? सियामुद्दीन गोरी को। सियामुद्दीन गोरी को जीता किसने? गयासुद्दीन गोरी को, गयासुद्दीन गोरी ने जीता। और शासक किसने बनाया? शासक किसको बनाया? सियामुद्दीन गोरी को, अपने छोटे भाई, अपने छोटे भाई को बनाया, ठीक है। इस गयासुद्दीन गोरी को जहांसोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहांसोज, मतलब जहांसोज मतलब जलाने वाला। इसने गजनी को जला दिया था, गजनी को जला के राख कर दिया था और वहां का शासक किसको बना दिया था? सियामुद्दीन गोरी को। ये सियामुद्दीन गोरी, ये सियामुद्दीन गोरी जो है भारत में मोहम्मद गोरी कहलाता है। भारत में इसको जिसको मोहम्मद गोरी के रूप में जानते हैं, ये वही सियामुद्दीन गोरी है, ये वही सियामुद्दीन गोरी है, ठीक है। तो सियामुद्दीन गोरी जब आपके जो है 1173 में इसको गजनी का सूबेदार बना दिया गया था। तो बना दिया गया था 1173 में गजनी का सूबेदार इसको बना दिया गया था। किसको? हाँ, इसको बना दिया गया था गयासुद्दीन गोरी को या सियामुद्दीन को? सियामुद्दीन को, सियामुद्दीन को। गयासुद्दीन तो इसका भाई था, सियामुद्दीन गोरी जिसको हम भारत में क्या बोलते हैं? मोहम्मद गोरी बोलते हैं, है ना, मोहम्मद गोरी। इसको कहां का सूबेदार बना दिया गया? गजनी का। किसका बना दिया गया? गजनी, गजनी का सूबेदार बना दिया गया, है ना। और इस गजनी का सूबेदार बनने के बाद इसने भारत की तरफ रुख किया। किसकी तरफ? भारत, किसकी तरफ रुख किया? भारत की तरफ, ठीक है। और उसने जो है भारत पर आक्रमण करने शुरू किए। अब उसने वहां की जो कंडीशन थी, उस समय की कंडीशन थी वहां की अफगानिस्तान क्षेत्र की, उससे वो बहुत ही वाकिफ था और उसने सोचा कि यहाँ पर उसका मतलब कि अच्छा अपनी दाल कौन करे। मोहम्मद गोरी ने सोचा कि यहाँ पर अपनी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वहां पर जो है फारिस उनका साथ था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, है ना। और ये जो गजनी वंश के जो शासक थे जिनको हरा के उन्होंने अधिकार किया था, वो भी जो है वापस अपना राज्य प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न किसी तीसरे क्षेत्र की तरफ ही चले, क्यों न किसी तीसरे क्षेत्र की तरफ चले। और उसने जो है इसके लिए भारत को चुना। किसको चुना? भारत को चुना, क्योंकि वहां मध्य एशिया में ये अफगानिस्तान क्षेत्र में जो है आपके उसको डर था कि ख्वारिज़म का शाह उसे पराजित कर सकता है और गजनी भी अपना राज्य वापस लेने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम भारत में चले जाए, वहां पर कोई विरोध करने वाला नहीं है, वहां पर दूरधनी हो रखी है। दूरधनी बोले तो भारत का जो राज्य क्षेत्र था, यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे। क्या थे? छोटे छोटे राज्य थे, है ना। और वो जो है आपके आपस में संघर्ष करते रहते थे, है ना, एकता नहीं थी। तो छोटे छोटे राज्यों को आसानी से हराया जा सकता था, छोटे छोटे राज्यों को आसानी से हराया जा सकता था। वहां पर सामाजिक एकता नहीं थी, सामाजिक रूप से विभिन्न प्रकार के भेदभाव थे, हाँ। और जो है एक विशेष वर्ग ही जो है राज्य सुरक्षा कार्य करता था, है ना, बाकी वर्गों को राज्य से कोई लेना देना नहीं था। तो इस प्रकार यहाँ की सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, है ना, ये ऐसी कंडीशन में थी कि उसको आसानी से जीता जा सकता था, आसानी से जीता जा सकता था, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने जो है भारत को जीतने का प्रयास किया और इस जीतने के प्रयास में उसने जो है भारत में काफी आक्रमण किए। अब जो है कि इसने कौन कौन से आक्रमण किए, है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले उसने आक्रमण किया भारत पर जो है 1175 में। कब किया? 1175 में। और वो आक्रमण किया था उसको उसने मुल्तान पर। किस पर किया था? मुल्तान पर। मुल्तान प्रेजेंट में पाकिस्तान का पार्ट है ना। और मुल्तान क्षेत्र पर उस समय जो है सियाओं का शासन था। किसका? करामाती सियाओं का, करामाती सियाओं का, करामाती सियाओं का। सिया जो है आपको पता है कि सिया लोग जो है एक संप्रदाय है मुस्लिम धर्म का, सिया और सुन्नी होते हैं, सिया और सुन्नी होते हैं। तो वहां पर जो है उनका अधिकार था और 1175 में उसने उन्होंने उनको हरा के जो है मोहम्मद गोरी ने किस पे अधिकार कर लिया? मुल्तान पर अधिकार कर लिया। तो जो कई बार पुलिसों में सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कहां पर किया? तो मुल्तान पर किया। कहां पर किया? मुल्तान पर किया। और कब किया? 1175 पर, ठीक है।
अब जो है आगे बात करते हैं कि उसने उसके बाद में क्या किया। तो अब बात करते हैं 1178 में इसका दूसरा आक्रमण किया था भारत पर उसने। 1178 कब किया था? 1178 ईस्वी में। कहां पर किया था इसने आक्रमण? गुजरात पर। किस पर आक्रमण किया था? गुजरात पर। ये द्वितीय आक्रमण था, ये मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण था और ये गुजरात पर किया था। और गुजरात पर जो है, गुजरात में जो है उस समय जो शासक था वो कौन था? गुजरात में जब उन्होंने आक्रमण किया था तो उसमें आक्रमण था मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय इसका नाम था, गुजरात का शासक था। वो जो है उनके बीच में युद्ध हुआ और ये थोड़ा पासा उल्टा पड़ गया यहाँ पर और मोहम्मद गौरी को जो है मूलराज द्वितीय ने पराजित कर दिया। जो गुजरात का शासक था, हाँ मूलराज द्वितीय, उसने क्या किया? मोहम्मद गौरी को हरा दिया। ठीक है, अब हार गया तो फिर बाद में जो है, लेकिन मोहम्मद गौरी की एक बात थी कि वो हताश नहीं होता था, है ना, वो वापस प्रयास करता था, बार बार प्रयास करता था क्यों नहीं, एक दिन बार तो जो है हम जो है सफल होंगे, हम एक बार तो कामयाब होंगे, इसी सूत्र में जो है कार्य करता था। तो उसने जो है अपनी फिर गुजरात में पराजय के बाद उसने जो है अपने भारत में एंट्रेंस का जो है रास्ता बदल दिया ना, है ना, और वो जो है उन्हें अपनी रणनीति में चेंज किया और अपने अलग रणनीति के साथ उसने भारत को जीतने का प्रयास किया। तो अब जो है उसने किसकी तरफ से आक्रमण शुरू किए? पंजाब की तरफ से। किसकी तरफ से? पंजाब। आपको पता है कि पंजाब पर जो है किसका अधिकार था? गजनी वंश का। गजनी वंश का किसका अधिकार था? गजनी वंश का। और मैंने पिछले लेसन में आपको पढ़ाया था कि पंजाब पर जो है मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, सबूतगीर ने भी आक्रमण किया था, है ना, और पंजाब पर वहां का शासक कौन था? जयपाल, राजा जयपाल था, जिसने बाद में सुसाइड कर लिया था। अन्नपाल के बारे में पढ़ा था, त्रिलोचन पाल के बारे में पढ़ा था। तो उन सबको आगे जो है गजनी का अधिकार हो गया था और गजनी का अभी भी उसके गजनी का जो अवशेष के रूप में यहाँ पर उपलब्ध थे, है ना, अवशेष के रूप में वो शासन कर रहे थे गजनी वंश से। तो इसने जो है पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन पंजाब को वो एक बार में नहीं जीत सका, काफी उसको आक्रमण करने पड़े और ये आपके जो है 1179 से लेकर जो है आपके 86 तक, 11 से 79 लेकर 86 तक जो है उसे विभिन्न आक्रमण करने पड़े और अंत में जो है 86 में जो है जाकर उसको जो है पंजाब पे अधिकार करने में सफल हो गया। ठीक है, पंजाब में 1179 में जीतने में सफल हो गया और 1186 में फिर 1100 जो आपके बाद आती है 1119 है ना, 89, उसमें जो है वो सियालकोट पर अधिकार करता है। किस पर अधिकार करता है? सियालकोट पर अधिकार करता है। तो ये कुछ आक्रमण है 11 से जो है आपके 1179 से 86 पंजाब पर अधिकार करता है, 1119 में जो सियालकोट पर अधिकार करता है। इसके बाद में जो है उसका जो आक्रमण होते हैं इसके बारे में देखते हैं हम। इसके बाद में वो आक्रमण करता है आपके 1186 में जो है वो आपके इधर बठिंडा पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? बठिंडा, जिसे तवर हिंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तवर हिंदी भी कहते हैं, है ना। और इस पर जो है वो अधिकार कर लेता है। किस पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। बठिंडा पर अधिकार कर लेता है। बठिंडा किधर है आपको पता है? बठिंडा पंजाब में है ना, पंजाब में बठिंडा। और ये बठिंडा जो था आपके, बठिंडा किसके अधिकार में था? बठिंडा था पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में। किसके अधिकार में था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज, जिसे पृथ्वीराज तृतीय या चौहान कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय या चौहान, है ना, ये इसके अधिकार में था। और जब उसके क्षेत्र पर अधिकार किया तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होना लाजमी था। इनके बीच में संघर्ष होना लाजमी था। और बठिंडा का अधिकार करने के बाद जो है मेन रीजन उनके बीच में जो संघर्ष का क्या था, वो बठिंडा को लेकर था। बठिंडा जो है पृथ्वीराज चौहान के राज्य में था और जब मोहम्मद गौरी ने इस पे अधिकार कर लिया तो उनके बीच में संघर्ष शुरुआत हो गई। फिर बाद में इसको लेकर जो है उन दोनों के बीच में पहला युद्ध होता है 1191 में, 1191 में, और वो होता है त्रायन का युद्ध, त्रायन का प्रथम युद्ध, त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। और त्रायन के प्रथम युद्ध में जो है आपके क्या होता है कि मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मोहम्मद गौरी हार मारने वाला नहीं था, अपनी रणनीति बार बार चेंज करता था, है ना, और अपनी कूटनीति से, है ना, आपके जो है वो 1192 में उसने जो है वापस वो त्रायन के मैदान में आ डटा। और 1192 में जो है आपके कौन सा युद्ध हुआ था? त्रायन का सेकंड,
दूसरा युद्ध जो है आपकी हुआ था 1192। और इसमें जो है क्या हुआ, 1192 में जो युद्ध हुआ था इसमें क्या हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। तो इस प्रकार दो युद्ध हुए थे, अतरायन का प्रथम युद्ध और अतरायन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, हाँ। तो अब जो है इसके बाद में क्या आगे क्या हुआ कि 1192 में जो है 1192 उसके पराजित कर दिया। लेकिन इसके बाद में हुआ क्या, इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, तो इसके बारे में अलग अलग रहा है। इसके बारे में कहा जाता है अतरायन के द्वितीय युद्ध पराजय के बाद में जो है चंद्रोपाध्याय कहता है, चंद्रोपाध्याय ने एक ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रसो, वो कहता है कि इसमें अतरायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के बाद वो उसे गजनी लेकर जाता है, क्या कहां लेके जाता है, गजनी लेके जाता है, और वहां पर जो है शब्द बेड़ी बाढ़ चला के फिर बाद में जो है वहां पर उसको गोरी को मार देता है, ये कथा दी गई है। लेकिन दूसरे जो राइटर है समकालीन जो आपके वो राइटर है वो अलग अलग मत रखते हैं इसके बारे में। हसन निजामी जो है वो मानता है कि जो है आपके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और काफी टाइम तक जो है उसके अंडर में रहकर शासन किया था। कौन मानता है, हसन निजामी जो है वो मानता है। ठीक है, और ये सही भी प्रतीत होता है कि क्योंकि बाद में कई सिक्के वगैरह भी मिले हैं जिन पर दोनों के नाम है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के, तो ये मान्यता है। तो इस प्रकार उसने भारत का जो है बहुत बड़ा चौहान साम्राज्य था उस पर अधिकार कर लिया था, चौहान साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। फिर बाद में 1192 में अतरायन के युद्ध में विजय के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी क्या करता है, एक उसका एक गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या नाम उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको जो है वो अपने भारतीय साम्राज्य का प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। भारतीय साम्राज्य क्या कर देता है, प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ डेट है। अब इसके बाद में जो मोहम्मद गोरी द्वारा युद्ध लड़े जाते हैं उसके बारे में और बात कर लेते हैं, जो इंपोर्टेंट युद्ध है। एक युद्ध लड़ा जाता है 1194 में, 1194 युद्ध लड़ा जाता है। वो युद्ध कौन सा है, चंदावर का युद्ध। कौन सा है, चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध जो है किनके बीच में लड़ा जाता है, आपके कन्नौज का शासक चंद्रसेन, कन्नौज का जो शासक होता है उसका नाम होता है चंद्रसेन, और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। चंद्रसेन और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा जाता है और उसमें जो है चंद्रसेन पराजित हो जाता है, चंद्रसेन पराजित हो जाता है। और कन्नौज पर किसका अधिकार हो जाता है, आपके मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। तो 1193 ये होता है। इसके बाद में भारत के कुछ और क्षेत्र को भी जो है मोहम्मद गोरी द्वारा विजित किया जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी का एक जो है दूसरा गुलाम होता है जिसका नाम है आपके बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी नाम का जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, बंगाल और बिहार को जीतता है। किसको जीतता है, बंगाल और बिहार को। कौन जीतता है, कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि बंगाल और बिहार किसने जीता था, बख्तियार खिलजी ने जीता था। और बंगाल और बिहार में जो है शिक्षा क्षेत्र में एडवांस थे, नालंदा, विक्रमशिला, है ना, ये कुछ विश्वविद्यालय थे, प्राचीनकालीन विश्वविद्यालय थे। और इनका अंत भी इसी ने किया था, बख्तियार खिलजी ने जो है इनका अंत कर दिया, उनको दुरुस्त समझ के जो है नष्ट कर दिया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा, विक्रमशिला, नालंदा कहां पर, बिहार में है, विक्रमशिला कहां पर है, बंगाल में है। ठीक है, तो इनको जो है नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने जो है आपके नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार जो है आपके ये कुछ आपके आक्रमण थे। ठीक है, इसके बाद में जो है कुछ और बाद में जो आक्रमण किए थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। मुख्य आक्रमण ये आपके मोहम्मद गोरी के किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार काफी भारत का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है इन आक्रमणों से उसके अधिकार में आ गया, उनके अधिकार में आ गया। और इन क्षेत्रों का प्रतिनिधि किसको नियुक्त कर दिया उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे होती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि 1206 में क्या होता है कि वो एक सीमांत जाति रहती है खोकर। कौन जाति रहती है, खोकर। ये सीमांत क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश सीमांत क्षेत्र में निवास करती है और ये लूटमार करती रहती है। ठीक है, तो इन पर जो है मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करता है, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनको जो है परास्त कर देता है। ठीक है, परास्त कर देता है, उनको कत्लेआम कर देता है। लेकिन बाद में जब इनको परास्त करके वो उधर सिंधु नदी के तट पर दमियक नामक स्थान है वहां पर जो है वो आपके नमाज पढ़ता होता है। तभी ये खोकर लोग कुछ आते हैं, सियाह लोग आते हैं और उसको नमाज पढ़ते हुए उसकी गर्दन उड़ा देते हैं मोहम्मद गोरी की। ठीक है, वो गर्दन उड़ा देते हैं और उसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार 1200 में उसकी मृत्यु हो जाती है।
अब लेकिन मृत्यु होने से पहले ही उसने अपने सारे के सारे साम्राज्य को जो है सिस्टमेटिक कर दिया है ना, कि भाई तू हमाल जे, तू हमाल जे, तू हमाल जे ना, ठीक है। तो उसने जो है क्या किया, भारतीय क्षेत्र का प्रतिनिधि तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया है ना, और उसका जो गजनी का साम्राज्य था उसका प्रतिनिधि किसको बनाया, ताजुद्दीन यलदौल। ताजुद्दीन यलदौल नाम का व्यक्ति था, उसको गजनी के साम्राज्य का अधिकारी बना दिया। इसके अलावा जो नासिरुद्दीन कुबाचा था, नासिरुद्दीन कुबाचा, उसको क्या किया, उसने सिंध और मुल्तान क्षेत्र जो था उसका प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। सिंध और मुल्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, इनका प्रतिनिधि उन्होंने नियुक्त कर दिया, इसको नासिरुद्दीन कुबाचा। तो इस प्रकार उसने जो अपना सारा साम्राज्य था 3 भागों में बांट दिया, 3 अपने मुख्य गुलाम जो थे उनके बीच में बांट दिया, ठीक है। अब ये लेकिन उसने जो है ये प्रयासों से भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य की नींव जो है उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया, लेकिन उसे श्रेय प्राप्त नहीं उसका, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना करने से पहले ही जो है वो मर गया। लेकिन इसका जो श्रेय है वो मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो अब जो है हम आगे अगले लेसन में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। धन्यवाद।